समृद्ध बहुरानी की जिंदगी थी अनामिका की। पहले से ही एक उसकी बेटी थी, अब वो दूसरे संतान को जन्म देने वाली थी। अनामिका जब सोफे पे बैठकर आराम फरमा रही थी, तभी हेल्थ चेकअप का कार्ड लेकर शारदा आती है। बहू चलो हम चलते हैं, नहीं तो अस्पताल के लिए लेट हो जाएंगे। वो बातें कर ही रही थी, तभी अनामिका की बेटी भव्या अच्छे से तैयार होके आके कहने लगती है, दादी, पिताजी और दादाजी ने कहा था वो भी हमारे साथ चलेंगे। रुकिए, मैं उन्हें भी आवाज लगा के बुलाती हूँ। जब वो कह ही रही थी, तभी प्रसाद और रमेश तैयार होके वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले बाप बेटे ने कभी चश्मा नहीं पहना था। उन दोनों को चश्मे में देखकर सास बहू हंसने लगती है। शारदा, क्यों हंस रही हो? अंधों की तरह क्यों चश्मा पहन लिया है, बताइए। फिल्मों में, सीरियल में अमीर लोग इसी तरह चश्मे लगाते हैं, तभी किसी फंक्शन में जाते हैं। पिताजी, इन सास बहू की तो आदत ही है। जब भी हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, आप और मैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की तरह तैयार होते हैं, तो ये जानबूझ के हमारा अपमान करने के लिए मजाक उड़ा के हंसती है। बेटा रमेश, वो तो ठीक है, पर हमारा तुलना उनके साथ करना ठीक रहेगा क्या? कहाँ अमिताभ बच्चन इतने लंबे और कहाँ ये प्रसाद इतना बौना। वो मुंबई के हैं और हम हमारे गांव के हैं। आप लोग अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो स्कूल का फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते देख कर आने होंगे। अब जल्दी चलिए ना पिताजी। भव्या की ऐसी बातें सुन के सभी लोग अपने कार के पास जाते हैं और फिर कार में बैठ जाते हैं। रमेश ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। अनामिका और शारदा पीछे की सीट पे बैठ जाती है और ड्राइवर की बगल वाली सीट में प्रसाद अपनी पोती को लेकर बैठ जाते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। रमेश बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। शारदा ये देखकर कहती है, बेटा रमेश, तुम गाड़ी इतनी तेजी से क्यों चला रहे हो? धीरे चलाओ, अनामिका गर्भवती है। पत्नी के बारे में जान के भी तुम ऐसे बेपरवाह कैसे हो सकते हो? माँ की ऐसी बातें सुन के रमेश अपनी गाड़ी की गति को धीमी कर देता है। फिर एक ब्रिज आता है। ब्रिज पे रमेश का कार का ब्रेक ठीक से काम करना बंद कर देता है। तभी सामने से एक बस आ रही होती है। धक्का ना लगे इसलिए वो अपने कार को फुटपाथ की तरफ मोड़ लेता है। कार हवा में उड़ जाती है। कार के अंदर शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका, भव्या सभी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। कार हवा में उड़ती है और जाके सीधा नदी में डूब जाती है और शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों उस पानी में बह जाते हैं। बेटा रमेश, अजी आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप लोग? मुझे बचाइए। डरो नहीं शारदा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मेरा हाथ कस के पकड़ो। ऐसा कह के प्रसाद अपना हाथ शारदा की तरफ आगे बढ़ाता है। शारदा उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। रमेश बुद्धि लगा के पानी से बाहर निकल आता है और माता पिता को भी किनारे तक ले आता है। उठ के वो अपनी गर्भवती पत्नी अनामिका और बेटी भव्या को ढूंढने लगता है। गर्भवती अनामिका और बेटी भव्या पानी में बह रही थी। डैडी, मुझे और मम्मी को बचाइए। इस तरह से कहते कहते ही भव्या पानी में बह जाती है। ये देखकर प्रसाद, रमेश बहुत दुखी होते हैं और परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा, प्रसाद और रमेश घर पहुंचते हैं और दुखी होकर सोफे पे बैठ जाते हैं। मेरी बहू अनामिका और पोती भव्या पता नहीं अभी कहाँ है, कैसी है। अनामिका का डिलीवरी का डेट भी आ रहा है। पता नहीं वो छोटी भावना कैसे ये सब संभालेगी। मैं भी यही सोच के दुखी हो रहा हूँ। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। पिताजी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, उन्हें कहेंगे हम ढूंढने के लिए। कहेंगे गर्भवती माँ है और बेटी 6 साल की है। कैसे भी ढूंढने के लिए उन्हें अनुरोध करेंगे। जब रमेश कह रहा था, शारदा और प्रसाद एक दूसरे को चुपचाप बस देखे जा रहे थे। रमेश रोने लगता है। बिल्कुल उसी वक्त जंगल में अनामिका नदी किनारे बेहोश होके पड़ी थी। उसके बगल में बेटी भावना बैठ के रो रही थी। माँ उठो, माँ देखो ना, हम कहाँ आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ उठो ना। इस तरह से अपनी बेहोश माँ को वो जगाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका को होश आता है। वो उठ के बैठती है और रोती हुई बेटी को चुप कराने की कोशिश करती है। चारों तरफ वो देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये कोई जंगल है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, अभी तो पहले इस जंगल से हमें बाहर निकलना होगा। ऐसा कहकर वो भव्या का हाथ पकड़ के डर के मारे जंगल के रास्ते से आगे चलने लगती है। तभी अनामिका को दूर में एक गांव दिखता है। ये देखकर अनामिका की जान में जान लौट आती है। अनामिका और भव्या दोनों उस गांव में आती है।
अब चूंकि भाव्या को भूख लगी थी, इसीलिए वहीं पे एक घर के सामने अनामिका हाथ जोड़ के कहने लगती है, माँ कुछ खाना है तो दे दो, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। अनामिका इस तरह से विनती करने लगती है। उस घर की मालकिन अनामिका को देखकर गुस्से से कहने लगती है, हाथ पैर तो सही है, क्या तुम्हें नहीं पता काम कैसे करते हैं? जब पता ही नहीं तो बच्चे क्यों पैदा करते हो? अगर इस तरफ फिर से देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस महिला ने जब इस तरह से कहा, अनामिका और भाव्या रोते रोते वहाँ से आगे बढ़ के चली गई। पूरा रास्ता भावना और भूख लगी है कहकर रोती है। तभी एक दूसरे घर में एक बुजुर्ग महिला उन दोनों को उस हालत में देखकर बुलाती है। वो देखती है अनामिका गर्भवती है और साथ में 6 साल की एक बेटी है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। 2 प्लेट में चावल और सब्जी ले आके उन दोनों को देती है। अनामिका भाव्या को खिलाती है। भाव्या का पेट भर जाता है। उसके बाद अनामिका खाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका भाव्या को लेकर रेलवे स्टेशन जाती है और जाके एक सीमेंट के बेंच के ऊपर बैठ जाती है। अभी गांव जाने के लिए हमें कैसे भी पैसे चाहिए, पर पैसे हम अभी कहाँ से लाए? फिर वो अपनी बेटी भाव्या को चुप रहने को कहती है। भाव्या भी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद अनामिका रेलवे स्टेशन में जितने लोग थे उनके पास जाकर भीख मांगती है। उधर शारदा और उसका परिवार ताकि अनामिका और भावना मिल जाए, मन्नत करने के लिए मंदिर जाने का सोचते हैं और रेलवे स्टेशन में आते हैं। रमेश वहाँ पे अपनी पत्नी अनामिका को भीख मांगते हुए देखता है। फिर अपनी बेटी अनामिका को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अनामिका भावना के कपड़े फट चुके थे, फिर भी उनके मिलने की खुशी से वो जल्दी से अपने माता पिता के पास उन्हें ले जाता है। शारदा और प्रसाद का भी उन दोनों को देखकर जान में जान आती है। वो बहुत खुश होते हैं और फिर सभी लोग एक साथ मिलके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब चूंकि शारदा और अनामिका सास बहू कहलाती थी, पर वो अपने पतियों पर निर्भर नहीं होना चाहती थी, चाहे बात खान पान की हो, कपड़े की हो या गहनों की हो। इसीलिए वो एक अंडे का ट्रॉली लेकर वहाँ जाती थी जहाँ मालिक उन्हें डिलीवरी करने को कहते थे, और लोगों को ठगती भी थी। पर जो पैसे वो कमाती थी उसी से ऐशो आराम की जिंदगी वो बिताया करती थी। उन्हें देखकर बाप बेटा बहुत ही आश्चर्य भी होते थे। उन्हें कई दफे रोकने की कोशिश भी की। शारदा, एक बात पूछूं? अगर नहीं पूछोगे तो मैं 100 रुपए दूंगी, और अगर पूछोगे तो हर सवाल के लिए 10 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? खुद को शीशे में देखकर। जिस तरह तुम लोग हर दिन नए नए साड़ी, कपड़े, गहने, चूड़ियाँ ये सब खरीद रहे हो, पता है कितने पैसे लगते हैं? कितनी तनख्वाह मिलती है तुम दोनों को? हम अपनी चालाकी से पैसे कमाते हैं। तुम सास बहू को इतनी चालाकी अचानक से आई कहाँ से? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो अभी के अभी 200 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। क्या माँ, हर बात के लिए तुम बस पैसे 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 करती रहती हो? इतने पैसे पैसे के लिए सास बहू पागल क्यों हो गई हो? तुम लोगों को ये बीमारी लग सकती है, पर ना ही इससे हमें कुछ मिलने वाला है और ना ही कुछ खोने वाला है। ऐसा कह के सास बहू घर से बाहर चली गई और अपने अंडे वाले ट्रॉली के पास गई। वहाँ सास बहू चलती हुई ऑटो से अंडे लेकर अपने ठेले में रखने लगती है। उसके बाद वो दोनों मालिक के पास जाती है। वहाँ मालिक उन दोनों को बड़े गुस्से से देख रहे थे। सास बहू फिर अपने में कहने लगती है, सासू माँ, मालिक इतने गुस्से से हमें देख रहे हैं, क्या उन्हें हमारी चीटिंग के बारे में पता चल गया? अरे नहीं, तुम ये सब मत बोलो, उन्हें कुछ नहीं पता चला। अगर कुछ कहेंगे तो मैं बात घुमा दूंगी। अरे सासू माँ, पंखा तो हमारे पास है ही नहीं, आप कैसे घुमाएंगी? ये सुन के शारदा अपना सर पटकने लगती है। फिर मालिक शारदा के पास जाते हैं। बहुत आंखें भिड़ा लिए, अब आके मुझसे भिड़ो। आप सांड है क्या जो आपसे भिड़ जाऊं? आप तो हमारे मालिक हैं। लड़ाई नहीं शारदा, बात करनी है। बताइए सर, किस बारे में बात करना चाहते हैं? आजकल कस्टमर्स के कंप्लेन आ रहे हैं, क्या अंडे गिनती में कम आ रहे हैं। तुम दोनों कर क्या रही हो? हम तो बस अंडे पहुंचा देते हैं मालिक। मुझे भी पता है तुम लोग अंडे ही पहुंचाते हो, लेकिन सभी से यही कंप्लेन आ रहे हैं कि 10,000 अंडों में 2,000 अंडे गायब है, नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम भी इस बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे मालिक। किस बारे में, जरा बताना। जब हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे, ढेर सारे कौवे वहां आ गए और वो आके हमें घेर ली और हमसे ढेर सारे अंडे भी वो ले ली।
जब शारदा ये सब कह रही थी तो थोड़ी दूर पे ही एक पेड़ पे बैठ के एक कौवा सुन रही थी। अरे वाह, ये सास बहू तो बड़े अजीब है। एक तो गलत तरीके से ये अंडे बेच रहे हैं और ये सारा इल्जाम हमारे ऊपर चढ़ा रही है, जिसका हमें कोई अंदाजा तक नहीं। मेरा श्राप रहा, तुम लोग नरक में जाओगे। ऐसा कह के वो चले गए। लेकिन शारदा की बातों पे मालिक को भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने शारदा के पीछे एक जासूस लगा दिया। इस बारे में सास बहू को खबर नहीं थी। फिर शारदा और अनामिका जहाँ जहाँ अंडे डिलीवरी करना था उसकी लिस्ट मालिक से ले लेती है और ट्रॉली में अंडे रख लेती है। अरे बहू, अब शुरू करे। भजन सासू माँ। नहीं बहू, काम। अरे सासू माँ, काम तो शुरू ही नहीं हुआ, शुरू करना होगा जल्दी। मैं भी वही करने को कह रही हूँ बहू। आपका नजर बिल्कुल नारियल जैसा है, क्योंकि उसमें दिमाग तो है नहीं, इसीलिए बिल्कुल नारियल की तरह है। इसीलिए तो तुम्हें बहू बना के ले आई। ऐसा कह के वो एक दूसरे को मुक्का मारने लगती है। तभी वहाँ पे मालिक आ जाते हैं। घर जाके आराम से एक दूसरे को मुक्का मार लेना। अभी तुम्हें अंडे डिलीवरी का लिस्ट दिया है, उसी के तहत जाके डिलीवरी कराओ। तालाब में मालिक? नहीं नहीं, अपने घोंसले में। मेरा मतलब घर पे। ऐसा कह के मालिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से सास बहू अंडे का ऑटो ट्रॉली लेकर चलाकर जाने लगती है। अरे बहू, तुम्हें क्या लगा जो मैंने कहा उसे मालिक सच माना कि नहीं? मुझे तो लगता है मान गए। देखिए ना, बिना किसी चीज से ढके हुए कौवे का नाम लेके आपने पूरी बात ढक दी, तो मालिक इस बात को कैसे ना माने? आप ही बताइए ना माँ जी। वो तो सच है, जब हम तनख्वाह बढ़ाने की बात कहे थे, अगर वो बढ़ा देते तो ये सब ख्याल ही दिमाग में नहीं आता। हाँ सासू माँ। पर एक तरह से तनख्वाह ना बढ़ा के मालिक ने अच्छा ही किया है। हाँ माँ जी। नहीं तो हम इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, गहने, चूड़ियाँ इस तरह कभी नहीं खरीद पाते। हाँ माँ जी। नहीं तो हर बात के लिए बाप बेटे के पास हाथ फैलाना पड़ता। अजी साड़ी खरीदना है, पैसे दे दो। गहने खरीदने हैं, पैसे दे दो। चूड़ी खरीदने हैं, पैसे दे दो। सही कहा माँ। कैसी हो तुम? तब से वही एक ही जवाब, हाँ सासू माँ, हाँ सासू माँ कह जा रही हो। तुम्हारे पास कोई बात नहीं है क्या? असल में राइटर ने बस एक ही शब्द लिखा था। अब बताइए आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह अंडे लेके बगल में रखो और बाकी ले जाके दुकान में दे के पैसे ले आओ। ऐसा कह के शारदा अंडे का ट्रॉली ले जाके दुकान के सामने रोकती है। दूर से उन दोनों पे एक आदमी नजर रखा हुआ था। अनामिका अंडे दुकान में ले जाके दे आती है और पैसे ले लेती है। शारदा गाड़ी को फिर आगे ले जाने लगती है। 2 घंटे निकल गए। फिर सास बहू अंडे का ट्रॉली लेकर वापस एग सेंटर पहुंच जाती है। वहाँ पे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को देखा। सास बहू तो बहुत डर गई, पर बाहर से उन्होंने दिखाया कि वो बहुत साहसी है। डिलीवरी लिस्ट लेके वो मालिक के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये वही कौवा चोर है, इन्हें ले जाइए। हम कैसे कौवे चोर है मालिक? आज तक हमने कौवे को कभी नहीं लूटा और ना ही कभी कौवे को ले गए। देखिए सर, फिर से ये घुमा रही है। अरे शारदा कौवा, तुम ही तो हर दिन अंडे लेती हो ट्रॉली से, तो तुम हुई ना शारदा कौवा। अब समझ गई कौन चोरी कर रहा है? अब सास बहू के पास सच मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। सास बहू ने सच मान लिया और फिर दोनों को जेल भेज दिया गया।